हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ये सरफेस केमिस्ट्री जो है ये एंटायरली थ्योरेटिकल टॉपिक है। एक आध क्वेश्चन न्यूमेरिकल का बनेगा, वो भी पूछा जाएगा नहीं, है ना, उसकी कोई गारंटी है नहीं। तो पूरा का पूरा ये थ्योरेटिकल टॉपिक है और इस थ्योरेटिकल टॉपिक में जितने भी कंसेप्ट आएंगे, जितने भी कोरिलेशंस आएंगे, जितने भी थ्योरीज आएगी, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, नीट में भी और जेई में भी। देखते हैं इसको। तो सरफेस केमिस्ट्री बेसिकली है क्या? तो सरफेस केमिस्ट्री मतलब स्टडी ऑफ सरफेस फिनोमेनन। स्टडी ऑफ सरफेस फिनोमेना मतलब सरफेस पे होने वाली जितनी भी एक्टिविटी होगी। अब ये सरफेस मतलब क्या है ना? तो सरफेस एक तरीके से एरिया होता है, ओपन एरिया ऑफ एनी फेज। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि मेरे पास शुगर का क्यूब है। शुगर का क्या है? ये वाला क्यूब है। तो इस शुगर के क्यूब का ये जो पोर्शन है ऊपर वाला, इसे हम क्या बोलते हैं? सरफेस। अब यही सरफेस अगर मैं ओपन कंडीशन में रखूंगा तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? गैस प्रेजेंट होगा। तो गैस और ये जो शुगर का पार्टिकल है, इसका जो सरफेस है, इनके बीच में एक इमेजिनरी आपको बाउंड्री दिखेगी। ये जो इमेजिनरी यहाँ पे बाउंड्री होगी, इसे हम बोलते हैं इंटरफेस। इसे हम क्या बोलते हैं? इंटरफेस। ठीक। तो इस इंटरफेस पे मतलब इस सॉलिड पार्टिकल के सरफेस पे जो भी एक्टिविटी होगी, उस एक्टिविटी को स्टडी करना मतलब ही क्या है? सरफेस केमिस्ट्री। अब ये केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। क्या यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है? क्या यहाँ पे कोई फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं? वीक फोर्सेस हो, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हो, किस तरीके से एग्जर्ट होते हैं? क्या या फिर कोई ये सरफेस किसी केमिकल एक्टिविटी को प्रमोट करता है, उसकी स्टडी करना। जैसे कि हम देखते हैं कि इसमें कैटालिसिस में, तो उसकी स्टडी करना मतलब ही क्या है? सरफेस केमिस्ट्री। तो ये स्टडी दैट इज सरफेस फिनोमेनन की स्टडी, सरफेस पे होने वाले एक्टिविटी की स्टडी, उसे हम बोलते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री, और उसी को हम स्टडी करने वाले। अच्छा, तो ये सरफेस पे एक्टिविटी कौन सी हो सकती है? तो एग्जाम्पल के तौर पे जो हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले वो है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन सरफेस फिनोमेनन है और उसको हम स्टडी करेंगे किसमें? सरफेस केमिस्ट्री, इस पूरे चैप्टर में। उसी तरीके से क्लींजिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट, है ना। डिटर्जेंट होता है, डिटर्जेंट का सॉल्यूशन होता है, उसमें हम डर्टियर जो हमारा क्लॉथ होता है उसको डाल देते हैं, है ना। तो उसके बाद क्या होता है? आपने देखा होगा ऐड में डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स आते हैं और उसको क्या करते हैं? वहाँ पे जाके दाग को निकाल देते हैं। तो वो जो पूरा प्रोसेस है वो क्या है? सरफेस पे हो रहा है, क्लॉथ के सरफेस पे पूरा प्रोसेस हो रहा है। तो वो भी जो है मतलब एक्टिविटी ऑफ डिटर्जेंट जो है क्लॉथ के सरफेस पे होने वाली, उस एक्टिविटी को हम बोलते हैं क्लींजिंग एक्शन। और वो क्लींजिंग एक्शन भी हमारा क्या है? सरफेस फिनोमेनन है। तो उसको भी हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, दैट इज सरफेस केमिस्ट्री में। तो एडजॉर्प्शन को हम स्टडी करने वाले, क्लींजिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट को हम स्टडी करने वाले। तो उसके अलावा भी और कुछ पॉइंट्स आएंगे जिसको हम स्टडी करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया आपको कि सरफेस फिनोमेना एग्जैक्टली कौन से है। ये जो यहाँ पे हमने एडजॉर्प्शन कंसिडर किया है, ये एडजॉर्प्शन का मीनिंग क्या है वो समझिए। एडजॉर्प्शन का मतलब क्या है? आपने एक और टर्म सुनी होगी, एब्जॉर्प्शन, और दूसरा होता है एडजॉर्प्शन। एक होता है एब्जॉर्प्शन और दूसरा होता है एडजॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में फर्क क्या है? तो एडजॉर्प्शन जो होता है वो सरफेस पे होता है, इट ऑकर्स ऑन दी सरफेस, वेयर एज एब्जॉर्प्शन ऑकर्स इन द बल्क, इट ऑकर्स इन दी बल्क। अब ये सरफेस और बल्क में एग्जैक्टली क्या है तो वो एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। मान लो यहां पे आपने कोई सॉल्यूशन लिया, जैसे कि शुगर सॉल्यूशन लिया, और इसमें आपने यहां पे चारकोल ऐड किया। तो आपको पता है चारकोल जो है वाटर में डिजोल्व नहीं होता, तो चारकोल के इंडिविजुअल क्या रहेंगे? इस तरीके से पार्टिकल्स रहेंगे, और इन पार्टिकल्स के ऊपर जो शुगर के मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पे प्रेजेंट डिजोल्व फॉर्म में, वो क्या हो जाएंगे? एडसॉर्ब। तो यहाँ पे इस तरीके से ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल जो है शुगर के, इसके ऊपर क्या होंगे? एडसॉर्ब होंगे। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एडसॉर्प्शन। सो हो क्या रहा है एडसॉर्प्शन में? ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स इस सरफेस के ऊपर
अट्रैक्ट हो रहे और अट्रैक्ट होने के बाद यहीं पे चिपक रहे, मतलब यहीं पे क्या हो रहे, रिटेन हो रहे। तो अट्रैक्शन एंड रिटेंशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वन फेज, ये अलग फेज है, ये कौन सा फेज है, लिक्विड फेज है, और ये कौन सा फेज है, सॉलिड फेज है। दो अलग अलग फेज होंगे। तो लिक्विड फेज के मॉलिक्यूल जब सॉलिड फेज के मॉलिक्यूल के ऊपर क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे और रिटेन होंगे, तो उस फिनोमेनन को हम बोलते हैं क्या, एड्सॉर्प्शन। सो यहां पे डेफिनेशन के तौर पे मैं लिख सकता हूं कि अट्रैक्शन एंड रिटेंशन ऑफ molecules of one phase on the surface of particles of another phase। तो ये एक फेज है सॉलिड फेज, उस सॉलिड फेज के पार्टिकल के ऊपर दूसरे फेज के मॉलिक्यूल क्या हो रहे, अट्रैक्ट और रिटेन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन। अब इसको देखते हैं एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है। तो एब्जॉर्प्शन यहाँ पे मैंने क्या लिखा, बल्क फिनोमेनन है। इसका मतलब जैसे यहाँ पे एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमने वाटर लिया और वाटर लेने के बाद इसमें हमने शुगर ऐड किया। तो जैसे मैं इसमें शुगर ऐड करूंगा, ये इसमें क्या हो जाएगा, डिजोल्व, क्या हो जाएगा, डिजोल्व, और यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, शुगर का सॉल्यूशन। तो ये पूरा का पूरा शुगर जो है इसके अंदर में चला जाएगा, इसके इंडिविजुअल क्या बनेंगे, यहाँ पे मॉलिक्यूल इस तरीके से डिजोल्व फॉर्म में मिलेंगे, बराबर। तो यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, होमोजेनस मिक्सचर, क्या बनेगा, होमोजेनस मिक्सचर बनेगा, बराबर। तो इस प्रोसेस को जब कोई एक फेज दूसरे फेज में, ये सॉलिड फेज था, इसको हमने लिक्विड फेज में ऐड किया, और एक फेज जब दूसरे फेज में ऐड किया तो वहां पे हमें क्या मिला, होमोजेनस मिक्सचर मिला, जहां पे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा सोल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। तो उस टाइम पे ये जो शुगर के मॉलिक्यूल थे ये कहाँ पे चले गए, पूरे के पूरे बल्क में चले गए हैं, अंदर चले गए ना। कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे सरफेस पे ऐसे खड़ा है ऊपर के साइड में, ऐसे तो नहीं है, पूरा का पूरा कहाँ पे होगा, अंदर में होगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, बल्क फिनोमेना, क्योंकि ये बल्क के अंदर हो रहा है, एक लिक्विड के बल्क के अंदर, एक फेज के अंदर में, इंटरनल पार्ट में हो रहा है। तो इसलिए हमने इसके क्या बोला, बल्क फिनोमेनन बोला, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन बेसिकली क्या है, बल्क फिनोमेनन है, इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ वन फेज इज पेनिट्रेटेड इनटू द बल्क ऑफ अनदर फेज, दिस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। तो दोनों में फर्क समझ में आया आपको, एड्सॉर्प्शन क्या है और एब्जॉर्प्शन क्या है। ये सरफेस पे हो रहा है किसी भी पार्टिकल के, और ये सरफेस पे नहीं हो रहा, सीधा किस में जा रहा है, बल्क में जा रहा है, ठीक। तो ये है एड्सॉर्प्शन, और दूसरे को हम बोलते हैं क्या, एब्जॉर्प्शन। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सिंपल तरीके से अगर इसको बताना होगा तो मैं ऐसे बता सकता हूँ कि कोई आपने एक चौक लिया, चौक को इंक में डिप किया, तो जब आप चौक को इंक में डिप करोगे तो इंक के जो पिगमेंट्स होंगे वो सरफेस पे क्या होंगे, इस तरीके से चिपक जाएंगे, वो अंदर तक नहीं जाएंगे। अंदर तक क्या जाएगा, सिर्फ सॉल्वेंट। तो जब आप किसी चौक, उसी इंक वाले चौक को ब्रेक करोगे तो ब्रेक करने के बाद जो अंदर वाला पोर्शन होगा वो आपको व्हाइट ही दिखेगा। इसका मतलब जो चौक, ये इंक के पिगमेंट्स थे वो सिर्फ सरफेस के ऊपर क्या हो गए, एड्सॉर्ब, वो अंदर तक नहीं गए। अगर अंदर तक जाते तो उसको हम बोलते क्या, एब्जॉर्प्शन, लेकिन वो सिर्फ सरफेस पे रह गए, इसलिए इसको क्या बोला हमने, एड्सॉर्प्शन बोला, ठीक। और एब्जॉर्प्शन के लिए एग्जांपल ये ले सकते हैं कि हमारे पास स्पंज होता है, आपने देखा होगा वो पोरस होता है। उस स्पंज को जैसे आप वाटर में डिप करोगे तो वो पूरा का पूरा वाटर को क्या कर लेता है, अपने अंदर सोक कर लेता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल पूरे के पूरे स्पंज के अंदर में जा रहे हैं। तो एब्जॉर्प्शन होता है और दूसरा क्या होता है, एड्सॉर्प्शन होता है। समझ में आई ये दो चीजें। अब इस एड्सॉर्प्शन में हमने दो चीजें कंसिडर की कि देखो एब्जॉर्प्शन जो है इसके बारे में पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये सरफेस फिनोमेनन है। ये फिनोमेनन कौन सा है, बल्क है। हमें पढ़ना है किसके बारे में, सरफेस फिनोमेनन के बारे में, मतलब हम पढ़ेंगे एड्सॉर्प्शन के बारे में। तो एड्सॉर्प्शन में हमने अभी देखा कि एक तो होता है ये वाला फेस और एक होता है दूसरा फेस, जिसके मॉलिक्यूल दूसरे के ऊपर क्या होंगे, अटैच होने वाले हैं। तो इस फेज को हम क्या बोलेंगे और इस फेज को दूसरे को हम क्या बोलेंगे। जिसके ऊपर कोई अटैच होने वाला है उसको क्या बोलेंगे, और जो अटैच होने वाला है उसको क्या बोलेंगे, वो हम देखेंगे किसमें, एड्सॉर्प्शन में। तो हम बात करते हैं अभी इन्हीं दो चीज़ों की एड्सॉर्प्शन में। तो यहाँ पे जो ये पार्टिकल है ना, इस पार्टिकल जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन होने वाला है
और ये वाला छोटा सा दूसरा मॉलिक्यूल जो इसके ऊपर अटैच होने वाला, चिपकने वाला है। तो दोनों को क्या बोलते हैं वो देखते हैं। ये वाला जो बड़ा पार्टिकल आपको दिख रहा है जिसके सरफेस पे एड्जॉर्प्शन होगा उसको बोलते हैं एड्जॉर्बेंट। उसको क्या बोलते हैं? एड्जॉर्बेंट। और जो पार्टिकल सरफेस पे अटैच होगा दूसरे के, तो उसे हम बोलते हैं एड्जॉर्बेट। उसे हम क्या बोलते हैं? एड्जॉर्बेट। जैसे यहां पे देखो, ये वाला मान लो एक आपके पास सॉलिड का पार्टिकल है और इसके ऊपर यहां से कैसे तो भी गैस आ रहा है और इस गैस के मॉलिक्यूल इस तरीके से इसके ऊपर क्या हो रहे हैं? अटैच हो रहे हैं। ठीक, तो ये जो अटैच होने वाले पार्टिकल्स है गैस पार्टिकल्स, इन गैस पार्टिकल्स को हम बोलेंगे एड्जॉर्बेट। और जिसके ऊपर ये अटैच हो रहे ये वाला सॉलिड मटेरियल, इसको हम बोलेंगे एड्जॉर्बेंट। ठीक, सो एड्जॉर्बेंट का मतलब क्या है और एड्जॉर्बेट का मतलब क्या हम देखते हैं। एड्जॉर्बेंट मतलब द फेज ऑन हुज सरफेस मॉलिक्यूल्स ऑफ अदर फेज गेट्स अटैच, दैट इज कॉल्ड एज एड्जॉर्बेंट। और एड्जॉर्बेट का मतलब द पार्टिकल विच गेट्स एड्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट। तो एड्जॉर्बेट क्या है? एड्जॉर्बेट्स आर दी particles or molecules of substance which gets adsorbed on the surface of adsorbent। तो adsorbent के surface के ऊपर कौन जाएगा? adsorbate जाएगा। और adsorbent क्या है? जो adsorbate को अपने surface के ऊपर क्या करवाएगा? अटैच करवाएगा, that is called as adsorbent। ठीक, तो ये है adsorbent और adsorbent। आगे चल के जब भी adsorbent बोलूंगा तो आपको ध्यान में आना चाहिए वो पार्टिकल है जिसके ऊपर क्या होने वाला? दूसरा पार्टिकल अटैच होने वाला है। और जब भी मैं एड्जॉर्बेट बोलूंगा तो इसका मतलब आपको क्या लेना है कि कोई तो भी पार्टिकल है जो दूसरे पार्टिकल के ऊपर क्या होने वाला है? चिपकने वाला है। ठीक, तो ये है एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे एड्जॉर्प्शन के अपोजिट वाला फिनोमेनन के बारे में, दैट इज कॉल्ड एज डिसॉर्प्शन। दैट इज कॉल्ड एज डिसॉर्प्शन। तो डिसॉर्प्शन बेसिकली है क्या? डिसॉर्प्शन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्या है? एड्जॉर्प्शन। तो एड्जॉर्प्शन में क्या हो रहा था? पार्टिकल्स रिटेन हो रहे थे ना सरफेस पे। तो डिसॉर्प्शन में क्या होगा? जैसे यहां पे देखो, ये एड्जॉर्प्शन है, गैस के मॉलिक्यूल यहां प्रेजेंट थे, सरफेस पे क्या हो गए? चिपक गए। तो इसे बोलेंगे क्या हम? एड्जॉर्प्शन। इसे बोल दिया हमने एड्जॉर्प्शन। अगर यही गैस के मॉलिक्यूल सरफेस से बाहर निकल गए ऐसे और इंडिविजुअल इस तरीके से बनी है तो इसको हम बोलेंगे क्या? डिसॉर्प्शन। इसी को हम क्या बोलेंगे? डिसॉर्प्शन। सो डिसॉर्प्शन इज द रिवर्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन का ये क्या है? रिवर्स है। अब यहां पे डिसॉर्प्शन के बाद नेक्स्ट टर्म हम देखेंगे सॉर्प्शन। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। सॉर्प्शन का मतलब क्या है? अगर कहीं पे एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है, क्या? एड्जॉर्प्शन भी हो रहा है और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सॉर्प्शन बोलेंगे। ठीक, जैसे हमने यहाँ पे कंसिडर किया था ना कि हमारे पास वाटर है और इस वाटर में हमने ऐड किया क्या है? चारकोल ऐड कर दिया। तो चारकोल के पार्टिकल तो भाई इधर ऐसे ही पड़े रहेंगे। अब इसमें मैंने ऐड क्या किया? शुगर ऐड किया। तो शुगर के मॉलिक्यूल जो है एक तो कहाँ जाएंगे? इस वाटर के बल्क में जाएंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन। उसे हम क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन। और कुछ ये जो यहाँ पे मॉलिक्यूल डिसॉल्व हुए बल्क में प्रेजेंट है वो किस पे जाएंगे? सरफेस पे। तो इस पे इसको हम क्या बोलेंगे? एड्जॉर्प्शन। तो दो चीजें यहाँ पे साइमल्टेनियसली हो रही है, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, एड्जॉर्प्शन भी हो रहा है। ठीक, सो जब एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन साइमल्टेनियसली होगा तो उसे हम बोलेंगे क्या? सॉर्प्शन। नेक्स्ट टर्म जो है ये पूछी गई थी, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्लूजन। दैट इज कॉल्ड एज ऑक्लूजन। ऑक्लूजन का मतलब क्या है कि अगर यहां पे ये जो सरफेस है जिसके ऊपर एड्जॉर्प्शन होने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज एड्जॉर्बेंट। अगर एड्जॉर्बेंट कोई मेटल सरफेस है, कोई क्या है? मेटल सरफेस है, तो जब यहां पे कोई एड्जॉर्बेट अटैच होगा, इस तरीके से एड्जॉर्ब होगा,
तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑक्लूजन। सो ऑक्लूजन क्या है? एड्सॉर्प्शन ऑफ एड्सॉर्बेट, हमारा ये वाला क्या है? एड्सॉर्बेट ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। सो मेटल के सरफेस पे जब एड्सॉर्बेट क्या होगा? एड्सॉर्ब होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्लूजन बोलते हैं। ठीक, सो हमने कुछ टर्मिनोलॉजी देखा। एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या है, एड्सॉर्बेंट क्या है, एड्सॉर्बेट क्या है, सॉर्प्शन मतलब क्या, ऑक्लूजन मतलब क्या, है ना। सरफेस आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया, इंटरफेस का मतलब क्या है वो भी बता दिया। इंटरफेस का मतलब क्या है? दो अलग अलग फेज के बीच में का एक सरफेस इमेजिनरी, दैट इज कॉल्ड एज अ इंटरफेस। ठीक, अब हम बात करेंगे कि ये जो प्रोसेस हो रहा है एड्सॉर्प्शन, इसके पीछे रीजन क्या है, मतलब कॉज या फिर रीजन ऑफ एड्सॉर्प्शन हम देखेंगे। कॉज ऑफ एड्सॉर्प्शन क्यों हो रहा है ये, उसको हम देखेंगे। तो आप समझिए बात को कि अगर मेरे पास ये वाला यहां पे कोई पार्टिकल है, मान लेते हैं चौक का पार्टिकल है, ठीक, चौक का क्या है? पार्टिकल है। अब इस चौक के पार्टिकल जो है, इसका ये है सरफेस। अब सरफेस पे भी चौक के जो मॉलिक्यूल होंगे, चौक मतलब बना किससे है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट है हमारा। तो ये CaCO3 मॉलिक्यूल जो है वो अंदर भी प्रेजेंट होंगे और सरफेस पे भी प्रेजेंट होंगे। ठीक, तो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, ये वाला मान लो ये वाला एक मॉलिक्यूल है, ये वाला मॉलिक्यूल एक ही साइड से क्या है? अटैच है या फिर अट्रैक्टेड है, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे अंदर में इसी तरीके से मॉलिक्यूल है, मान लो किसके? कैल्शियम कार्बोनेट के। ये मॉलिक्यूल, ये जो सरफेस पे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक, इस सरफेस वाला मॉलिक्यूल, मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सरफेस वाला मॉलिक्यूल इसको अंदर क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन इस साइड में इसको कोई अट्रैक्ट कर रहा है क्या? नहीं, तो एक ही साइड में है। अब अंदर वाला मान लो ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये मॉलिक्यूल इस साइड से भी अट्रैक्टेड है ना। इस साइड में भी मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको, इस साइड में भी मॉलिक्यूल दिख रहा है, इस साइड में भी मॉलिक्यूल है, इस साइड में भी है, तो हर तरफ से ये क्या है? अट्रैक्टेड है। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मॉलिक्यूल इज, जो बल्क में प्रेजेंट है, नेट फोर्स यहाँ पे क्या है? 0। नेट फोर्स एक्टिंग क्या है यहाँ पे? 0 है, क्योंकि चारों तरफ से सिमिलरली अट्रैक्टेड है। अब यहाँ पे सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही तरफ से क्या है? अट्रैक्टेड है। मतलब यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो 0 नहीं है, तो यहाँ पे इम्बैलेंस फोर्स है। बैलेंस है क्या? हो नहीं, बैलेंस नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला पार्टिकल जब अंदर की तरफ खींचा जाएगा तो ये ट्राई करेगा कि इसका भी फोर्स क्या हो? बैलेंस हो। और बैलेंस करने के लिए ढूंढेगा कि बाहर कुछ सपोर्ट है क्या। मान लो यहाँ पे कोई गैस का मॉलिक्यूल आ गया इस तरीके से, तो ये वाला मॉलिक्यूल सरफेस पे जो प्रेजेंट होगा, ये ट्राई करेगा कि इसको अपनी तरफ क्या करे? खींचे, और इसी को यहीं पे क्या कर ले? रिटेन कर ले। और जब रिटेन होगा तो इसके बीच में कुछ ना कुछ तो पार्शियल बॉन्ड बनेगा ना। वीक बॉन्ड ही सही, वैन डर वाल बॉन्ड ही सही, लेकिन बॉन्ड तो बनेगा ना। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी, तो इसको ये क्या देगा? एक तरीके से सपोर्ट देगा, एक तरीके से इस साइड में भी क्या मिलेगा इसको? फोर्स। तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा? बैलेंस होगा। तो जैसे मान लेते हैं ना हम कि एक मॉलिक्यूल में यहाँ पे प्रेजेंट हूँ, ऐसे यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर मुझे इस साइड में कोई खींच रहा है तो मैं इस साइड में टिल्ट हो जाऊंगा। उसके बगैर अगर मैं ट्राई क्या करूंगा? यहाँ पे मुझे कोई सपोर्ट मिल जाए, तो यहाँ पे कोई अगर तीसरा बंदा प्रेजेंट है तो मैं उसको कैच करने की कोशिश करूंगा, पकड़ने की कोशिश करूंगा। तो जब मैं पकड़ूंगा तो मेरा थोड़ा क्या हो जाएगा? बैलेंस आ जाएगा। तो उसी तरीके से ये मॉलिक्यूल का है। तो सरफेस मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इम्बैलेंस होते हैं, उसके ऊपर इम्बैलेंस क्या होता है? फोर्स होता है। तो जिसके कारण ये बाहर में कोई भी एक मॉलिक्यूल आता है दूसरे फेज का, तो उसको क्या करते हैं? अपने सरफेस के ऊपर क्या? अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो कॉज ऑफ एड्सॉर्प्शन हमारा क्या है? कॉज है इम्बैलेंस फोर्स ऑफ, इम्बैलेंस्ड फोर्स ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। इसके कारण ही क्या होता है? एड्सॉर्प्शन होता है। इसी इम्बैलेंस फोर्स को फ्री वैलेंसीज भी कहते हैं। याद रखिए इस टर्म को, कभी कभी पूछ सकता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्री वैलेंसीज।
तो फ्री वैलेंसी बेसिकली है क्या, इट इज नथिंग बट द इम्बैलेंस फोर्स दैट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ पार्टिकल, ठीक, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे एड्सॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पे हमने कॉज ऑफ एड्सॉर्प्शन देख लिया। अब हम बात करेंगे आगे दो टर्मिनोलॉजी के बारे में, वन इज कॉल्ड एज पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन और दूसरा है निगेटिव एड्सॉर्प्शन। पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन एंड निगेटिव एड्सॉर्प्शन। पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या है, ऐसा समझे इसको कि अगर आपके पास यहां पे एक लिक्विड प्रेजेंट है, वाटर, ठीक, इसमें आपने कोई सब्सटेंस ऐड कर दिया, फॉर एग्जांपल कोई सॉलिड सब्सटेंस ऐड करवा दिया, ठीक, या फिर कोई गैस डाल दिया। जब आप इसमें गैस पास करोगे तो ये गैस कुछ यहाँ पे डिसॉल्व हो सकता है और कुछ गैस के मॉलिक्यूल यहाँ पे सरफेस पे अटैच हो सकते हैं। जैसे मान लो मैंने अमोनिया गैस ले लिया, तो अमोनिया गैस के मॉलिक्यूल कुछ हो सकते हैं सरफेस पे प्रेजेंट हो, जो डिसॉल्व ही नहीं हुए, सरफेस पे अटैच हो गए, और कुछ मॉलिक्यूल जो है वो अंदर चले गए, डिसॉल्व हो गए, ठीक। सो डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस विच इज प्रेजेंट इन बल्क और विच इज प्रेजेंट इन द सरफेस। अगर वो सरफेस पे अटैच हो गए तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक तरीके से ये हमारा क्या है, एड्सॉर्बिटी है ना, ये हमारा क्या है, एड्सॉर्बिटी है, ठीक। सो डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट दैट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस और प्रेजेंट इन द बल्क। हम एड्सॉर्प्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन और दूसरा होता है निगेटिव एड्सॉर्प्शन। पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन में क्या होगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ adsorbate is more on surface than bulk। समझ में? तो अगर यहां पे ये गैस जो हमने इसके अंदर में पास किया वाटर के अंदर में, उसका कॉन्सेंट्रेशन बल्क में बहुत कम है लेकिन सरफेस पे बहुत क्या है, ज्यादा है, तो उस टाइम पे जो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस होगा, यहाँ पे एड्सॉर्प्शन जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। पॉजिटिव मतलब क्या, एड्सॉर्प्शन ज्यादा है ना, एब्जॉर्प्शन, अच्छा ये बल्क में जाना मतलब क्या है, एब्जॉर्प्शन है। तो एब्जॉर्प्शन जो है, एब्जॉर्प्शन क्या होना चाहिए, कम, और एड्सॉर्प्शन क्या होना चाहिए, ज्यादा। किस केस में, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन के केस में। इसी का उल्टा किस में होगा, नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। नेगेटिव एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या होगा कि कॉन्सेंट्रेशन जो है ऑफ एड्सॉर्बेट इज लेस ऑन द सरफेस देन बल्क। इसका मतलब ये हुआ कि बल्क में जो है, यहां पे बल्क में जो मटेरियल प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, वो क्या है, ज्यादा है, और सरफेस पे जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो बहुत ही कम है। तो ऐसा अगर हुआ तो उसे हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। समझ में आया पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन और नेगेटिव एड्सॉर्प्शन में फर्क क्या है। तो पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन में एड्सॉर्प्शन एक्चुअल में ज्यादा होता है और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कम, और निगेटिव एड्सॉर्प्शन में एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा और एड्सॉर्प्शन जो है वो क्या होगा, कम होगा। तो ये है पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन और नेगेटिव एड्सॉर्प्शन के बारे में। अभी ये जो एड्सॉर्प्शन है, इस एड्सॉर्प्शन प्रोसेस को हम क्लासिफाई करते हैं। We classify this adsorption into two types based on nature of force present between adsorbate and adsorbent। तो हम यहां पे क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। सो हम एड्सॉर्प्शन को क्लासिफाई करेंगे किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फोर्स प्रेजेंट बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। तो दोनों के बीच में किस तरीके से फोर्स प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हम एड्सॉर्प्शन को क्लासिफाई करेंगे। तो एक तो क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं
एक जो एड्जॉर्प्शन होता है उसे हम कहते हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन, और दूसरा एड्जॉर्प्शन होता है उसे हम कहते हैं केमिकल एड्जॉर्प्शन। तो मैं सीधा यहाँ पे टेबल ही बना देता हूँ। एक होता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन जिसको हम फिजिसॉर्प्शन भी बोलते हैं, और दूसरा होता है केमिकल एड्जॉर्प्शन दैट इज कॉल्ड एज केमिसॉर्प्शन। ठीक, सो फर्स्ट वन इज फिजिसॉर्प्शन और नेक्स्ट वन इज केमिसॉर्प्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल एड्जॉर्प्शन, और ये हमारा क्या है, केमिकल एड्जॉर्प्शन है। ठीक, तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन का मतलब क्या और केमिकल एड्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, पहले समझो इसको, फिर मैं इसके पॉइंट लिखवा दे देता हूँ इसमें क्या डिफरेंशिएशन है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि हमारे पास पार्टिकल है, ठीक है, ये सॉलिड है। अब यहाँ पे गैस के क्या प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ये गैस के मॉलिक्यूल सरफेस पे के ऊपर आ रहे हैं और यहाँ पे इस तरीके से क्या हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं। ठीक, और जब अटैच हो रहे हैं तो इसके बीच में कुछ क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे वीक फोर्स है, क्या है, वीक फोर्स है, तो वीक फोर्स होगा तो इसको अटैच करना भी आसान होगा और इसको निकालना है तो वो भी क्या होगा, आसान होगा। तो प्रोसेस क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल, मतलब अटैचमेंट एंड रिमूवल ऑफ एड्जॉर्बेंट क्या हो जाएगा, दोनों फैसिलिटेट हो जाएगा। तो ऐसे टाइप के एड्जॉर्प्शन को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल एड्जॉर्प्शन दैट इज फिजिसॉर्प्शन। तो यहाँ पे वीक क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और आपको पता है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होता है, ऑब्वियसली वैन डर वाल। कौन सा होगा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि लॉन्ग रेंज फोर्स होता है ना, और वीक होता है। तो ये वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब ये हमारा सॉलिड पार्टिकल और गैस पार्टिकल के बीच में होगा, गैस के मॉलिक्यूल के बीच में होगा, और ये मतलब हमारा क्या है, एड्जॉर्बेंट है, और ये हमारा क्या है, एड्जॉर्बेट है। सो एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में जब भी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उस टाइप के एड्जॉर्प्शन को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल एड्जॉर्प्शन या फिर फिजिसॉर्प्शन। उसी तरीके से मान लो ये सरफेस है, सरफेस पे इस तरीके से कोई तो भी गैस आ रहा है, ठीक, आके यहाँ पे क्या हो गया, अटैच हो गया, और जब अटैच हुआ तो अटैच होने के बाद यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो वीक नहीं था, वो क्या था, स्ट्रांग था। और स्ट्रांग फोर्स है तो स्ट्रांग फोर्स किस तरीके से हो सकता है, या तो वो कोई केमिकल बॉन्ड ही हो, केमिकल क्या हो हो सकता है कि यहाँ पे ये वाला गैस के मॉलिक्यूल या फिर ये जो पार्टिकल आ रहा है गैस का मॉलिक्यूल आ रहा है, और ये जो हमारा सॉलिड यहाँ पे प्रेजेंट है, इसके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन ही होगी। केमिकल रिएक्शन होगी तो कोई केमिकल बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड इस तरीके से। ठीक, अगर ऐसा बन गया तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड होगा या फिर फोर्स होगा वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा, और स्ट्रांग फोर्स होगा तो इसको निकालना वापस हमारे लिए क्या होगा, डिफिकल्ट। और जब हम इसको निकाल ही नहीं पाएंगे तो इस टाइप के प्रोसेस को हम बोलेंगे इरिवर्सिबल। क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल, क्योंकि फोर्स स्ट्रांग है तो उसको निकालना डिफिकल्ट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल टाइप का अगर एड्जॉर्प्शन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, केमिक एड्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, केमिकल एड्जॉर्प्शन या फिर केमिसॉर्प्शन उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ऑब्वियसली क्या होगा, केमिकल बॉन्ड टाइप का फोर्स होगा। ठीक, और यहाँ पे कौन सा होगा, वीक फोर्स होगा, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो है क्या होगा, रिवर्सिबल, ये क्या होगा, रिवर्सिबल, और ये क्या होगा, ऑब्वियसली इरिवर्सिबल होगा। ठीक, समझ में आ रहा है यहाँ पे दोनों में डिफरेंशिएशन, फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन। और भी इसी के, अब यहीं पे डायग्राम बना है तो मैं यहीं पे पॉइंट बता देता हूँ, है ना, फटाफट क्या होता है। पहला पॉइंट तो बन गया कि भाई ये जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या बना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है, वैन डर वाल्स, यहाँ पे कौन सा है, केमिकल बॉन्ड टाइप का फोर्स है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या बना कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब ये जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में है, चौथा पॉइंट में ये बोल सकता हूँ यहाँ पे कि ये जो यहाँ पे अटैच हो रहा है गैस का मॉलिक्यूल, ये कोई भी हो सकता है ना, कि यहाँ पे गैस, मैंने सिर्फ गैस बोला, ये अमोनिया हो सकता था, NH3 हो सकता था, ये CO2 हो सकता था, ये SO2 हो सकता था, कुछ भी है। तो कोई भी यहाँ पे गैस किसी भी सरफेस के ऊपर क्या हो सकता है, अटैच हो सकता है। तो ये जो गैस, ये जो एड्जॉर्प्शन होगा, फिजिकल एड्जॉर्प्शन, ये नॉन स्पेसिफिक होगा। क्या होगा,
नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो गैस एड्जॉर्ब होने वाला है वो स्पेसिफाइड नहीं है, कोई भी गैस क्या हो सकता है, एड्जॉर्ब हो सकता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक जो हमारा केमिकल एड्जॉर्प्शन है वो जो है वो स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक का मतलब क्या है, जैसे मान लो एग्जांपल लिया रस्टिंग ऑफ आयन, तो रस्टिंग ऑफ आयन में आयन हम लेते हैं। अब ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि हमारे पास आयन है, आयन का नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन हो गया और क्या हो गया, रस्टिंग। ऐसे नहीं होता। ऑब्वियसली यहाँ पे जो गैस लगेगा वो क्या लगने वाला है, ऑक्सीजन ही। मतलब यहाँ पे एड्जॉर्प्शन जो होगा किसका होगा, ऑक्सीजन का ही होगा। तो ये जो रिएक्शन होगी आयन और ऑक्सीजन के बीच में, ये क्या है, स्पेसिफिक है। कोई भी गैस आयन के साथ रिएक्शन करके रस्ट नहीं बना सकता, है ना। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे पास एक रॉड था आयन का और इसके ऊपर क्या हो गया, ऑक्सीजन गैस का एड्जॉर्प्शन हो गया, जिसके कारण यहाँ पे क्या बन गया, Fe2O3 बन गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये जो रस्टिंग वाला प्रोसेस है ये किस वजह से हुआ है, केमिकल रिएक्शन बिटवीन आयन एंड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हुआ, एक तरीके से एड्जॉर्प्शन। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल एड्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो चौथा पॉइंट हमने देख लिया स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक, है ना। पांचवा जो है हम इसमें देखते हैं किसमें, फिजिकल एड्जॉर्प्शन। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि फोर्स जो होता है वो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो कि लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। कौन सा, लॉन्ग रेंज फोर्स होगा। और लॉन्ग रेंज फोर्स होगा तो यहाँ पे एक गैस का मॉलिक्यूल अटैच हो गया, दूसरा भी हो सकता था उस पर। पहले एक तरीके से यहाँ पे क्या बनेगा, सिंगल लेयर बनेगा, और सिंगल लेयर बनने के बाद फिर क्या बनेगा, दूसरा लेयर बनेगा। अब ये दूसरा लेयर क्यों बनेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है हमारा वैन डर वाल्स फोर्स है, जो कि लॉन्ग रेंज है, तो बहुत दूर तक जाएगा और एकदम लूज तरीके से दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और रिटेन करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो लेयर बनेगी वो मल्टी मॉलिक्यूलर क्या बनेगी, लेयर। सो यहाँ पे मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर इज फॉर्म्ड। क्या बनेगा, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन के केस में यहाँ पे जो हमारा सॉलिड पार्टिकल है, इसके ऊपर जो गैस आने वाला है, इसके बीच में कोई तो भी केमिकल रिएक्शन होने वाली, केमिकल बॉन्ड बनने वाला है। और ये केमिकल बॉन्ड या फिर ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो शॉर्ट रेंज होता है। क्या होता है, शॉर्ट रेंज, मतलब इन दोनों के बीच में ही रहेगा, आगे तक नहीं जाएगा। तो दूसरा जो यहाँ पे गैस का मॉलिक्यूल आएगा ये इसके ऊपर अटैच नहीं होगा। तो यहाँ पे जो लेयर बनेगी एड्सॉर्बेट की वो कौन सी होगी, मोनोमोलिकुलर, एक ही मॉलिक्यूल की क्या बनेगी, लेयर बनेगी। सो यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट हम लिख सकते हैं कि हियर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मोनोलेयर। क्या बनेगा, मोनोलेयर, मोनोमोलिकुलर लेयर इज फॉर्म्ड। ठीक, उसके बाद हम और देखते हैं डिफरेंसेस। सिक्स्थ पॉइंट, अब यहां पे देखो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में जैसे हमने बात करी, यहां पे फोर्स क्या है, वीक फोर्स है, ठीक। और यहां पे कोई केमिकल रिएक्शन हो नहीं रही। तो कोई अगर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा है, तो यहां पे जब एड्जॉर्प्शन होगा तो एड्जॉर्प्शन होने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत नहीं होगी। जैसे हम बोलते हैं ना एक्टिवेशन एनर्जी, आपने सुना होगा। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि कोई केमिकल रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट के पास जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है कैरी आउट करने के लिए केमिकल रिएक्शन, उसे बोलते हैं क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। तो वो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हो ही नहीं रही, क्योंकि केमिकल बॉन्ड बन ही नहीं रहा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी जो यहाँ पे है इज नॉट रिक्वायर्ड। एक्टिवेशन एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड। यहां पे हम ये बोल सकते हैं 6 पॉइंट में कि यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी जो है इज रिक्वायर्ड। एक्टिवेशन एनर्जी इज क्या है, रिक्वायर्ड। यहां पे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन। हमने देखा यहां पे क्या होती है, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन होने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। तो यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी फिजिकल में जरूरत नहीं पड़ेगी, केमिकल में जरूरत पड़ जाएगी, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे 7, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज
इन द रेंज ऑफ 20 to 40 किलो जूल पर मोल। अब ये क्या है? एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। ऑब्वियस है कि सरफेस है, सरफेस के ऊपर कोई अगर मॉलिक्यूल अटैच हो रहा है, कोई यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड बन रहा है, तो बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी ना, वीक फोर्स ही है, एनर्जी क्या होगी? रिलीज। तो यहाँ पे पार्शियल जो बॉन्ड बनने वाला है फिजिकल एडजॉर्प्शन में, केमिकल बॉन्ड नहीं है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, जिसके कारण यहाँ पे एनर्जी क्या होगी? रिलीज। तो ये जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी, इसी एनर्जी को हम बोलते हैं डेल्टा एच ऑफ एडजॉर्प्शन। मतलब एंथैल्पी ऑफ क्या है? ये एडजॉर्प्शन। और एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा? नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव। एक्सोथर्मिक हुआ ना, एनर्जी रिलीज हुआ मतलब एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच की वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव आती है। तो आपको याद रखना है कि जितने भी एडजॉर्प्शन प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, तो ये एक्सोथर्मिक हो गया प्रोसेस। तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन जो आएगा वो किसके रेंज में होगा? 20 to 40 किलो जूल पर मोल। ठीक, ऑब्वियसली एक्सोथर्मिक है तो ये क्या होगा? वैल्यू नेगेटिव के केस में। नेक्स्ट जो है इसके अंदर में केमिकल एडजॉर्प्शन। तो केमिकल एडजॉर्प्शन में एक्चुअल में बॉन्ड बन रहा है ना, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, और केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो वहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगा, यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी डेल्टा एच जो एडजॉर्प्शन होगा वो बहुत ही क्या होगा? ज़्यादा होगा। बहुत ज़्यादा होगा तो उसकी रेंज क्या है? तो वो रेंज देख लेते हैं कि एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन जो होगा इस रेंज जो है उसकी 82 to 40 किलो जूल पर मोल। कितना? 82 to 40 किलो जूल पर मोल। ये एनसीईआरटी की वैल्यू में बता रहा हूँ। कहीं कहीं बुक में थोड़ी बहुत वेरिएशन आपको मिलता है, कहीं कहीं आपको दिखेगा यहाँ पे 42 लेके 400 किलो जूल पर मोल। तो मैं एनसीईआरटी में जो दिया है वो वैल्यू बता रहा हूँ कि 80 से लेके कितना है? 240 किलो जूल पर मोल। ठीक, तो यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड। नेक्स्ट फैक्टर हम बात करते हैं, एक डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है? इफेक्ट ऑफ, हम देखेंगे यहाँ पे प्रेशर। इफेक्ट ऑफ क्या? प्रेशर। तो यहाँ पे एज प्रेशर डिक्रीजेस रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीजेस। ठीक, जैसे पार्टिकल है, यहां से गैस आ रहा है, और गैस का प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना ही इसके ऊपर फटाफट क्या होगा? एडजॉर्प्शन होगा। अगर गैस का प्रेशर कम होगा तो ऑब्वियसली कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन भी क्या होगा? कम होगा। ठीक, क्योंकि ये गैस का प्रेशर आएगा तो दूसरे मॉलिक्यूल भी इसके ऊपर बढ़ेंगे, इस तरीके से मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर क्या होगी? बनते जाएगी। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा क्या होगा? एडजॉर्प्शन, और जितना कम प्रेशर होगा उतना क्या होगा? एडजॉर्प्शन। केमिकल के केस में क्या होगा? यहाँ पे सिंस मोनो लेयर इज फॉर्म, क्योंकि एक ही लेयर बनती है, तो एक ही लेयर बनती है, तो एक ही लेयर बनती है, इसका मतलब ये है कि गैस का प्रेशर आप कितना भी यहाँ पे बढ़ा लो, एक लेयर बन गई उसके बाद प्रेशर बढ़ाओ, कोई मतलब बनेगा क्या? नहीं। तो हम ये बोल सकते, अच्छा दूसरा ये हो सकता है कि मान लो हम प्रेशर कम करते गए तब भी कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर कम करो, यहाँ पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है क्या? नहीं। तो हम ये बोल सकते हैं कि एज प्रेशर डिक्रीजेस रेट ऑफ एडजॉर्प्शन जो होगा वो डिक्रीज नहीं होगा। रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज नॉट डिक्रीज्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पे एडजॉर्प्शन का रेट क्या हो रहा था? डिक्रीज। यहां पे रेट ऑफ एडजॉर्प्शन जो होगा डिक्रीज नहीं होगा। ठीक, सो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज नॉट डिक्रीज, या फिर हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर इन केस ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन। यहां पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नेक्स्ट जो हम यहां पे देखेंगे डिफरेंशिएशन का पॉइंट वो है टेम्परेचर के साथ। तो एज टेम्परेचर increases rate of adsorption decreases। rate of adsorption क्या होगा? डिक्रीज।
क्योंकि वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा बनेगा तो सरफेस के ऊपर पार्टिकल जो है वो निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ डिसॉर्प्शन बढ़ेगा, मतलब यहाँ से टूट के मॉलिक्यूल क्या होंगे, बाहर निकलते जाएंगे। अच्छा, इसके पीछे ये लॉजिक भी हम लगा सकते हैं, हम फैक्टर में देखेंगे, जब मैं फैक्टर आपको एक्सप्लेन करूंगा तब बताऊंगा कि ये टेम्परेचर किस तरीके से इसको अफेक्ट करता है। अब यहाँ पे आप यही समझो कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज। ठीक, क्यों? क्योंकि एड्सॉर्प्शन प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच निगेटिव, और निगेटिव अगर कोई प्रोसेस है और उस वहाँ पे अगर आप हीट सप्लाई करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो प्रोसेस जो होती है वो रिवर्स होती है, तो एड्सॉर्प्शन की बजाय क्या होगा, डिसॉर्प्शन होगा। ये हमने देखा था इन लीड-चार्टलियस प्रिंसिपल में, आगे भी देखेंगे। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज। यहाँ पे पॉइंट क्या होगा कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस इनिशियली रेट increases, thereafter decreases। पहले थोड़ा इंक्रीज होगा लेकिन बाद में क्या होगा, डिक्रीज। अब ये क्यों होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फैक्टर के केस में। अब यहीं पे आप यहाँ पे बस इतना समझो कि इनिशियली टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा तो इनिशियली रेट भी बढ़ेगा, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, कम। यहाँ पे टेम्परेचर जैसे बढ़ाओगे तो इनिशियली भी बढ़ेगा नहीं और बाद में भी बढ़ेगा नहीं, वो हमेशा क्या होगा, डिक्रीज ही होने वाला है। ठीक, 10th पॉइंट में यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट ये जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है, दिस फिजिकल एड्सॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन लिक्विफिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। किस पे डिपेंड होता है, लिक्विफिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। मतलब जो गैस इजीली लिक्विफाई होता है उसका एड्सॉर्प्शन ज्यादा होता है, और जो गैस इजीली लिक्विफाई नहीं होता उसका एड्सॉर्प्शन क्या होता है, कम होता है। उसको भी हम देखेंगे ऐसा क्यों है एग्जैक्टली। यहां पे लिखेंगे कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन लिक्विफिकेशन प्रॉपर्टी। इसका लिक्विफिकेशन प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे एक ही लेयर बनने वाली है, वो मैं बाद में आपको फैक्टर में एक्सप्लेन करूंगा इसको। ठीक, सो ये लिक्विफिकेशन पे डिपेंड होता है, ये लिक्विफिकेशन पे डिपेंडेंट नहीं होता है। तो इस तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन को। अगर आपने इस डिफरेंशिएशन को प्रॉपर तरीके से याद करवा लिया तो बहुत बार इसी डिफरेंशिएशन पे सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए कॉम्पिटिटिव में भी, कि भाई वैल्यू कितनी है एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन की, क्या ये एक्सोथर्मिक ही होता है, इस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत कहाँ पे पड़ती है, टेम्परेचर वेरी करेंगे तो केमिकल एड्सॉर्प्शन में एग्जैक्टली क्या होता है, एड्सॉर्प्शन बढ़ता है या कम होता है ना, प्रेशर का किस तरीके से इफेक्ट होता है ना, और लिक्विफिकेशन टेम्परेचर, इस पे ऊपर गैस जो है अलग अलग उसकी वैल्यू दी होती है और उसके बेसिस पे आपको पूछा जाता है कि कौन सा गैस ज़्यादा एड्सॉर्ब होगा कंपेयर टू बाकी गैसेस, तो वो भी हम देखेंगे। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन बिटवीन फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड दी केमिकल एड्सॉर्प्शन।